अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। इससे पहले के इंतखाबात आए, सारी दोस्तियां, सारी मुफाहिमतें पार लग गईं। आर या पार की बात करने वाले पांव तक पकड़ने को तैयार हैं। निहारी और हलवा खाने के लिए इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो ने पुराने इत्तेहादियों पर निशाने लगाए। नून लीग पर तंज किया, मौलाना को ताने दिए। बोले फजलुर रहमान बजट इजलास में ना आने वालों को शो कॉज नोटिस दे। अपनी पार्टी की सलाहियतें बेहतरीन करार दे दी। कहा पीडीएम से कुछ नहीं होगा, इन्हें घर बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी पांव नहीं पकड़ेगी, हुकूमत को चलता करेगी। 8 तारीख को, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। अब तो जेल तक पहुंचे। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुजदार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ। हम बुजदार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे। इमरान को ओपन प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं दिया, जानते हुए कि इतनी ताकतें उसके पीछे हैं। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे, पूरा ताकत का मुजाहरा किया। इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब वो अपना वो 4 मेंबरान को पकड़ेंगे जो उस दिन गायब थे। वो उन पीडीएम के ओहदेदार जो शुरू का वोट के लिए भी गायब था, आखिरी वोट के लिए भी गायब था, मगर हाउस में मौजूद था, उसको भी शो कॉज भेजेंगे। सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। इमरान कल आजकल कह रहा है कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। Absolutely not. ये आपका फैसला ही नहीं है। तू तो सिलेक्टेड हो, तुमसे तो पूछते भी नहीं है, तुमसे तो फोन कॉल तक का राब्ता भी नहीं होता है। ये हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब जानिए क्या कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी न्यूयॉर्क अपार्टमेंट केस में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। सहाफियों ने सवाल किया, मुफाहिमत या मुजाहिमत? आसिफ जरदारी ने बॉल बेटे के कोर्ट में डाल दी। कहा बिलावल कमांडर हैं, उनसे पूछें। समा ने सवाल किया, आप बीमार होकर भी अदालत आए, नवाज शरीफ को आने का मशवरा नहीं देंगे? क्या कोई मशवरा नहीं, उनकी मर्जी है, आना चाहे तो आ जाए। आसिफ जरदारी बीमारी में भी पेशी पर अपने और नवाज शरीफ के डोमिसाइल का फर्क ले आए। न्यूयॉर्क में मुबैना प्रॉपर्टी की नैब इंक्वायरी के मामले में जियाले कायद की दरखास्त से कबल अज गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। खुद पेश होने पर 5 लाख रुपए के मुचलकों के इवज 28 जुलाई तक अबूरी जमानत का रिलीफ मिल गया। मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर अदालत ने नैब से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत के बाहर सहाफियों ने बड़े मियाँ साहब की बात छेड़ी तो बड़े साहब ने कम लफ्जों में बड़ी बातें कह दी। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो ब्रदर चले। आप लोग डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, बोले क्यों मैं इस मुल्क में नहीं रहता। कश्मीर इलेक्शन पर बोले वही होगा जो होता आया। सवाल हुआ पीटीआई की हुकूमत कब तक नजर आती है? जवाब दिया, क्या अब पीटीआई की हुकूमत है? पीटीआई कब तक इख्तियार में रहेगी? पीटीआई तो इख्तियार में नहीं है, आपको नजर आती है। समाज से पहले आसिफ जरदारी को बीमारी के बायस कमरा अदालत तक गाड़ी पर जाने की इजाजत न मिली, जिसके बाद वो हशाश बशाश और साथियों से खुशगपियां करते हुए खुद चलकर ही अदालत पहुंचे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कभी सिंध हुकूमत से इस्तीफे की बात करते हैं, कभी जनवरी में वफाकी हुकूमत गिराने का दावा करते हैं। क्या बिलावल भुट्टो अपने बदलते बयानात की वजाहत करेंगे? मुस्लिम लीग नून ने जियाले कायद को जवाब देते हुए सवाल उठा दिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के पांव पकड़ने की बात की थी,
आसिफ जरदारी के डोमिसाइल से मुतालिक बयान का अदालत नोटिस ले। बात उन्होंने मरियम नवाज साहबा से की कि जी उन्होंने आर और पार का कहा था, तो जब उन्होंने आर और पार का कहा था तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा था ना कि मैं इस्तीफे हम देंगे, हम सिंध हुकूमत और सिंध असम्बली को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इनको जो है वो नहीं जनवरी से आगे जाने देंगे। तो उस बात को जब वो पाँव से जोड़ रहे हैं तो ये बात तो मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और जिसको वो वालिद का दर्जा देते हैं और अपना लीडर समझते हैं, वो पाँव तो उनके पकड़ने की बात की है मियाँ नवाज शरीफ साहब के। ये बात जो जरदारी साहब करते हैं वो पंजाब के डोमिसाइल को जब सिंध के डोमिसाइल के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करते हैं तो इससे पंजाब जो है उसके खिलाफ नफरत में इजाफा होता है। ये जो जिम्मेदारान लोग हैं, ये हमारी आला और अदालत उज़्मा जो है उन्हें इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। बोले मुल्क में बिजली की तबाहकुन लोड शेडिंग है, गरीब के घर का पंखा बंद है, इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। शहबाज शरीफ ने साबिक हुकूमत के कारनामे भी गिनवा दिए। बोले नवाज शरीफ के दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, महंगाई का तूफान थम गया था, लेकिन अब सब्जियां और दालें भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही। इतने मुश्किल और इतने बुरे वक्त 72 साल में पाकिस्तान के अवाम ने पहले कभी नहीं देखे। ये नतीजा है इस 3 साल हुकूमत के। लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी नवाज शरीफ के दौर में। ये नवाज शरीफ का अपनी पूरे पॉलिटिकल कैरियर का एक फाइनेस्ट आवर था। आप सब्जियां उठा के देख लें, आप अंडे उठा के देख लें, गोश्त तो एक गरीब आदमी के लिए खरीदना नामुमकिन हो चुका है। दालें देख लें, चीनी देख लें, आटा देख लें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क बिलबिला रहा है महंगाई के बोझ तले। शहबाज शरीफ सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, इसीलिए लोड शेडिंग के झूठे बयानात दे रहे हैं। शहबाज गिल ने अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं बिजली की तरसील आज तारीख की बुलंद तरीन सतह 24,500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जिनके दौर में 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, वो किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के लोड शेडिंग से मुताल्लिक दावों में सदाकत नहीं। हुकूमती अराकीन का नून लीगी सदर पर जवाबी वार। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समा से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को अपनी ही पार्टी में महाज आराई का सामना है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है भतीजी की वजह से, क्योंकि भतीजी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही पॉलिटिकली और कोशिश कर रही हैं, पावर ग्रैब है इन दोनों के दरमियान। रही बात बेरोजगारों की, तो बिल्कुल शहबाज शरीफ बेरोजगार है और वो रोजगार के लिए ढूंढते फिर रहे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं तनकीद करने वालों के अपने दौर में 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इंडस्ट्रियल एनर्जी पैकेज हम लेके आए, जिसकी बुनियाद पे इस साल 15% इंडस्ट्री जो है सनत वो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है पिछले साल से, वो भी हम सप्लाई कर रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक को भी हम इजाफी बिजली सप्लाई कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमारी तलब भी बढ़ी हुई है। और जितना हमारा तरसील का इस वक्त कैपेसिटी है जो हमने बढ़ाई है, उसकी कैपेसिटी पे हम इस वक्त बिजली सप्लाई कर रहे हैं और वो 24,500 मेगावाट के करीब है। हम्माद अजहर ने मजीद कहा, गुज़िश्ता 2 साल में हुकूमत ने बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर बनाया। यूं तो मसाइल बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। तमाम जमातों के सियासतदान इस बात पर मुत्तफिक हैं। गैलप सर्वे के दौरान कितने पाकिस्तानियों ने किस मसले को अहम करार दिया, यही जानेंगे साथी एंकर फवाद जैदी से। पाकिस्तान में अक्सर किसी न किसी मसले पर एहतजाज होता रहता है, लेकिन एक मामले पर वजीर आज़म, वज़रा, अपोजिशन जमातें और अवाम सभी मुत्तफिक हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हर 10 में से 4 अफराद ने महंगाई में इजाफे को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। 19% यानी हर 10 में से 2 अफराद बेरोजगारी को बड़ा मसला समझते हैं। 14% के ख्याल में कोरोना की वबा बड़ा खतरा है।
हर 10 में से एक शख्स गुर्बत में इजाफे को बड़ा चैलेंज समझता है। 8% अफराद ने करप्शन और अकरबा परवरी को बड़ा मसला बताया है। 4% ने दीगर मसाइल की निशानदेही की है, जबकि 5% ने कोई जवाब नहीं दिया है। सूबों की अगर हम बात करें तो महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार देने वालों की सबसे ज़्यादा शरह बलूचिस्तान में 46% रही है, पंजाब में 42%, खैबर पख्तूनख्वा में 38% और सिंध में 34% अफराद भी महंगाई की दुहाई देते हैं। गैलिब पाकिस्तान के सर्वे में मुल्क के 100 से ज़ायद अजला की शहरी और देही आबादी के अफराद की राय ले ली गई है। गाड़ी नहीं है, पैसे भी कम है तो घबराना नहीं है। सिर्फ 20% डाउन पेमेंट लाओ और गाड़ी ले जाओ। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंदों को खुशखबरी सुना दी। लोकल छोटी गाड़ियां 1 लाख रुपए और 1000 सीसी गाड़ी तकरीबन 1.5 लाख रुपए सस्ती मिलेगी। नई कीमतों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस वक्त जो 660 सीसी जिसमें ऑल्टो की सारी रेंज है, इसकी जो कीमत कम होगी 1,05,000 के तकरीबन कम होगी। 1000 सीसी में 1,42,000 कम होगी। 10 या ये गाड़ियां जो हैं इनमें 1,86,000 गाड़ी की कीमत कम होगी। सिटी के अंदर कीमतें कम होंगी। टोयोटा यारिस वगैरह 1.25 लाख के लगभग कीमतें कम होंगी। इसी तरह टोयोटा ग्रैंडे, स्पोर्टेज, फॉर्च्यूनर जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा और ये नई इतलाक गाड़ियों का नोटिफाई कर दिया जाए। इससे एकदम डिमांड पैदा होगी सेक्टर के अंदर और गाड़ियों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो। मैं ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तकरीबन इस मुल्क के अंदर इस साल 3 लाख नई नौकरियाँ मुहैया होगी। इस साल 26 लाख मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बने और अगले साल इंशाल्लाह 30 लाख मोटरसाइकिल बनेगी। इससे पहले तो हमने गाड़ियों की अप फ्रंट पेमेंट है उसको 20% कर दिया है सिर्फ। साथ ही हमने छोटी गाड़ियों की कीमत कम कर दी। आने वाले वक्तों में हम इसकी लीज के लिए भी जो तरीक़ेकार है उसको भी और आसान करेंगे। खबर बलूचिस्तान से, जहां गवर्नर अमान अल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमान अल्लाह यासीन जई को ओहदे से अलग होने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़हूर आगा का नाम नए गवर्नर के लिए फाइनल हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी में एक और इजाफा हो गया। नवाबजादा शाहज़ेन बुगटी को मुआविन खुसूसी मुफाहमत व हम आहंगी बलूचिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहज़ेन बुगटी का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नैब एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन के शवाहिद पेश नहीं कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा को नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में दी गई जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। ये भी कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे की बिला जवाज़ गिरफ्तारी से हल्के के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में 1.5 साल बाद एहसन इकबाल की जमानत का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नायब प्रोसिक्यूटर एहसन इकबाल से मुतालिक करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के शवाहिद नहीं दिखा सके। एहतसाब ब्यूरो एहसन इकबाल के खिलाफ माली फायद लेने का इल्जाम क्या आयद करता, वो तो उनके खिलाफ कुछ रिकॉर्ड पर भी न ला सका। प्रोसिक्यूटर एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के जवाज पर मुतमईन कर पाए, न ये बताया कि मजीद कैद में रखने का मकसद क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के तहरीर करदा फैसले में यह भी कहा गया है कि तस्लीम शुदा हकीकत है स्पोर्ट्स सिटी अवाम के लिए था। केस इंक्वायरी की सतह पर था कि एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक वो तफ्तीश में ताउन भी कर रहे थे। केस की इस स्टेज पर उन्हें मासूम ही तस्वर किया जाएगा। मुंतखब नुमाइंदे की गिरफ्तारी ने हल्के के अवाम को भी मुश्किल में डाला। अदालत ने यह भी करार दिया कि गिरफ्तारी के लिए बादी नजर में जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। नया ऑर्डिनेंस के तहत मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार बगैर सोच विचार इस्तेमाल नहीं हो सकता। महज इल्जाम पर किसी को आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से भी महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने हिदायत की कि गिरफ्तारी का इख्तियार मुनसिफाना और बगैर किसी इम्तियाज के इस्तेमाल किया जाए। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जाली भर्तियों के केस में महकमा खजाना सिंध की जादुई कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। पूछा कि एक ही दिन में 10,000 टेस्ट हुए, नताइज आ गए, इंटरव्यू हो गए, हतमी फहरिस्त भी जारी हो गई, मगर ये सब हुआ कैसे? सुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट में जानिए।
सिंध में 336 जाली भर्तियों का केस या बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों का सुनामी। सूबाई महकमा खजाना के चमत्कार पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की भर्तियों के रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। ये भी वाजे कर दिया कि ग्रेड 17, 18 और 19 की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही हो सकती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के टेस्ट हुए, नताइज आ गए, इंटरव्यू हो गए और उसी दिन हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई। कुछ तो खुदा का खौफ करें। चीफ जस्टिस ने कहा 10,000 सवालनामे तो तैयार कर ही लेंगे, लेकिन अदालत को हलशुदा पर्चे भी दिखाना होंगे। गैर कानूनी भर्तियों के पीछे क्या होता है सब मालूम है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी दो टोक कह दिया कि बैकडोर भर्तियां करके सिविल सर्वेंट बनाए गए अफसरान हरगिज मुस्तकिल नहीं किए जा सकते। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में कहा, रिकॉर्ड के मुतालिक महकमे से हिदायत लेकर ही आगाह कर सकता हूँ। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को केस रिमांड करते हुए मुकदमा निपटा दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। दिल टूट गया, साथ छूट गया। बॉलीवुड के अजीम अदाकार दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ट्रेजेडी किंग ने कई तारीख साज फिल्मों में शाहकार किरदार अदा किए। उन्हें सबसे बड़े भारत में अवार्ड दादा साहेब फाल्के से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें 1998 में निशान पाकिस्तान अता किया। दिलीप कुमार के लिए रोना उन्हें याद करना सारी जिंदगी का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, ओवरटेक सिंह में दुकानदार और डाकू आमने सामने आए। 15 मिनट तक मुजाहमत हुई। डाकुओं की फायरिंग से 2 ताजिर मारे गए, 8 जख्मी हुए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का वाकया। ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बासर गुंडे उस्मान मिर्जा का पूरा ग्रुप धर लिया गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। लड़की और लड़के को ब्लैकमेल करने वाले गुंडों की वीडियोस वायरल होने के बाद वफाकी पुलिस का फौरी एक्शन। वाकये की FIR दर्ज। बदमाश गैंग के सरगना उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जमान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और इसके साथियों ने इस्लामाबाद के सेक्टर E में फ्लैट में लड़की और लड़के पर तशद्दुद किया था। गुंडों ने असले के जोर पर जबरदस्ती लड़की की बरहना वीडियो बनाई। इस दौरान लड़के और लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। थाना गोरडा पुलिस ने सरगना उस्मान को साथियों ताउर रहमान, फरहान और मदारस भट्ट समेत धर लिया। ये वकूआ हुआ तकरीबन 8 से 10 महीने पहले का, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इसलिए बाकी है क्योंकि कंप्लेनेंट से हमारा राब्ता नहीं जुड़ा। जो ही विक्टिम से हमारा राब्ता होगा, साथ ही इसकी जो है ना वो डिटेल्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ये तो वन साइड ऑफ द वर्जन है। पुलिस ने मुल्जमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। यहाँ मुजरिम हाथ आए तो कैसे खर्चा किया, बड़ी मेहनत से स्केटिंग सिखाई, लेकिन किसी काम ना आई। सिंध पुलिस की स्केटिंग फोर्स नाकारा प्रोजेक्ट साबित हुई। 6 माह में कोई क्रिमिनल न पकड़ा जा सका। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में स्केटिंग फोर्स की खूब तशहीर की। 10 मर्द और 10 खवातीन अहलकारों पर मुश्तमिल। नफरी को SSU ने स्केटिंग करते हुए असला चलाने की तरबियत दी थी। साबिक SSP SSU ने बताया कि ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को लुटने से बचाने के लिए स्केटिंग फोर्स मैदान में आएगी। नॉर्मली फुट पेट्रोलिंग करना एक टीडियस काम होता है, फिर उसके बाद अगर आप एक्टिवली किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर आप रोलर स्केट्स पे होंगे तो आपको एक एज होगा उस तरह से उसको एप्रीहेंड करने में। तो ये हमारी एक कोशिश है, आई होप कि इसके अच्छे रिजल्ट्स सामने आए। लेकिन सिंध पुलिस का ये मंसूबा भी नाकारा साबित हुआ। इस फोर्स को बने 6 माह गुजर गए। स्केटिंग फोर्स की तैनाती से अवाम बेखबर रही और इस फोर्स ने 6 माह में कोई एक मुल्जिम भी गिरफ्तार नहीं किया। SSU के मौजूदा अफसरान के मुताबिक स्केटिंग फोर्स को मजीद तरबियत के लिए रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। और कराची मैट्रिक बोर्ड दूसरे पर्चे में भी फेल हो गया। रियासी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई मराकज़ में तलबा धड़ाधड़ छपाई करते रहे। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए।
मैट्रिक के इम्तिहानात में तलबा के पास या फेल होने का पता तो कुछ माह बाद चलेगा, मगर कराची मैट्रिक बोर्ड एक और पर्चे में फेल हो गया है। पीर को 10वीं का फिजिक्स का पर्चा तो पेपर शुरू होने के 4 मिनट बाद लीक हुआ था, मगर आज रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले ही आउट हो गया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। समा ने ये सवाल चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड के सामने रखा तो उन्होंने सारा मलबा इम्तिहानी मराकज के जिम्मेदारान पर डाल दिया। पर्चा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही सब लोगों के व्हाट्सएप पर वो पर्चा मौजूद। जी, हमने जो है वो एग्जाम सुपरटेंडेंट के हवाले पर्चा कर देते हैं। सुपरटेंडेंट ने जो प्रिंसिपल साहिबान है, हेडमास्टर साहिबान, एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं, अगर उन्होंने पेपर जो है वो लीक किया तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। इम्तिहान के दौरान नकल की शिकायत भी सामने आई हैं, जबकि गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल खालिद बिन वरीद रोड के मरकज में खुलेआम नकल की वीडियो भी सामने आ गई है। लियारी के मीर अयूब गर्ल्स स्कूल के मरकज में इम्तिहान देने वाली तालिबात ने नकल होने की शिकायत की और कुछ ने इम्तिहान को शफाफ करार दिया। चीटिंग तो बहुत हुई है, सोर्स भी लगाई गई है अंदर, पर अब कर हम कुछ कर तो नहीं सकते। चीटिंग तो बहुत हुई है, लेकिन जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नाइंसाफी है, क्योंकि वो सारी रात पढ़ के आते हैं। इन सारी बदइंतजामियों के बावजूद कराची मैट्रिक बोर्ड आज इम्तिहान वक्त पर शुरू कराने में कामयाब रहा और शहर के किसी इम्तिहानी मरकज से पर्चा देर से शुरू होने की शिकायत सामने नहीं आई। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, समा, कराची। सिर्फ 2 पर्चों ने भारी भरकम बजट रखने वाले मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाक़िस इंतजामात पर फैसल सब्जवारी ने सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने MQM पर इल्जामात लगा दिए। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाथ। ये दुहाइयां तलबा की जानिब से तो सुनते थे, लेकिन इम्तिहान में कारकर्दगी सिफर नजर आई मैट्रिक बोर्ड की। कराची मैट्रिक बोर्ड का खर्चा करोड़ों का, लेकिन काम 0/0 निकला। कभी इम्तिहानी मराकज में पर्चा ताखीर से पहुंचा तो कहीं बूटी माफिया का राज दिखाई दिया। बोर्ड का सालाना बजट 80 करोड़ से जायद का है। 350 मुलाजमीन को 2 साल में तनख्वाहों की मद में 60 करोड़ रुपए अदा किए गए। इसके बावजूद पहली बार इम्तिहानात की सरबराही करने वाले शरफ अली शाह ने वालिदैन को अजियत के सिवा कुछ नहीं दिया। मैट्रिक बोर्ड का दूसरा पर्चा भी आउट हुआ तो मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने पर्चा आउट होने से मुतल्लिक समा की खबर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, ये वजारत पीपल्स पार्टी सिंध के सदर चला रहे हैं, जिस पर नासिर हुसैन शाह ने इल्जाम लगाया कि कराची और हैदराबाद के तालीमी इदारों में नकल का कल्चर MQM ने परवान चढ़ाया। कराची में कल 9वीं जमात का पर्चा है और बच्चों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला। वालिदैन एहतजाज करने सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत कोई पॉलिसी बनाए, साल जाया होने से बचाए। बच्चों के साल जाया होने से बचा लिया जाए, क्योंकि हमारा इशू ये है कि हमारे एडमिट कार्ड्स अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए, फॉर्म सबमिट नहीं हुए, लास्ट डेट निकल गई है। ठीक है, हमारी गलती हुई है, लेकिन गलती की जो खमियाजा है वो बच्चों को तो ना मिले। कराची में कल 9वीं जमात का पहला पर्चा है। बोर्ड ऑफिस में कुछ वालिदैन ने बच्चों को एडमिट कार्ड न मिलने पर एहतजाज किया, लेकिन वो ये मानते हैं कि उन्होंने फॉर्म बर वक्त जमा नहीं कराया। दरखास्त है कि हम इन कोरोना की पोजीशन में अपनी फीसें पेड नहीं कर पाए, आप कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखें और खुदारा हमारा फॉर्म जमा करें। सुबह से बोर्ड ऑफिस में एडमिट कार्ड लेने के लिए आए वालिदैन का पारा हाई हुआ तो नारे भी लगाए। बच्चों को तालीम का, बच्चों को तालीम का। बोर्ड ऑफिस में मौजूद एक शहरी ने बताया कि पे ऑर्डर मौजूद है, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। पे ऑर्डर भी बना हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कितने अरसे से आप लोग मैडम 7 महीने से मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के पास कोरोना के बाद खाने को नहीं था, फीसें कहाँ से जमा करा दे। कहीं बिफरे वालिदैन तोड़ फोड़ न शुरू कर दें, अमलाक को नुकसान न पहुँचाएं। बोर्ड ऑफिस इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। जंग और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए पाकिस्तानी इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ। दुनिया के 50 ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। वजीर आजम ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जायजा रिपोर्ट शेयर कर दी।
कोरोना वबा के दौरान मौसर हिकमत अमली, पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शामिल। वबा से निमटकर नॉर्मल जिंदगी की बहाली में पाकिस्तान तीसरा मुल्क बन गया। वजीर आजम इमरान खान ने दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर कर दी। मैगजीन के इकोनॉमिस्ट नॉर्मलेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर के 50 ममालिक का सर्वे किया गया। कोरोना से पहले की मौसमी सूरत हाल पर आने वाले ममालिक में हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। फहरिस्त में सुपर पावर अमरीका 20वें जबकि चीन का नंबर 19वां है। सर्वे में मई 2020 से जनवरी 2021 तक कारोबार के दौरान अपनाई गई हिकमत अमली का जायजा लिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए काबिल तारीफ इक़दामात पर NCOC, स्टेट बैंक और एहसास टीम को मुबारकबाद दी। लिखा, सबसे बढ़कर कादिर मुतलिक अल्लाह ताला की रहमत और एहसान का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी जानिब पंजाब में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हो गए। सेक्रेटरी सेहत ने तमाम अजला को हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस के बाद डेंगू मच्छर की एंट्री। एक माह के दौरान सूबे में 10 मजीद डेंगू केसेस रिपोर्ट हो गए। पंजाब में रवा बरस डेंगू केसेस की तादाद 56 हो गई। लाहौर डेंगू मच्छर का सबसे ज्यादा मुतासरा शहर बन गया। एक माह के दौरान 9 डेंगू केसेस सिर्फ लाहौर से रिपोर्ट हुए। लाहौर में केसेस की कुल तादाद 26 हो गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में गुज़श्ता रोज 800 से ज्यादा मुकामात से डेंगू लार्वा मिलने पर तल्ब किया गया। इनमें से 600 मुकामात लाहौर के हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। पूरे मार्केट को भी हम बता रहे हैं कि कोई भी टायर अगर रैपिंग के बगैर पड़ा होगा तो उनकी शॉप को सील कर दिया जाएगा और साथ में FIR की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम ने तमाम अजला को 24 घंटे में अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स और वार्ड्स फाल करने की हिदायत कर दी है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। आर्मी चीफ ने कतर के डिप्टी वजीर आजम से मुलाकात की। वजीर मुमलिकत, दिफा और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, दिफा, सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगान मुफाहमती अमल में कतर के किरदार को सराहा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।